प्रिय विद्यार्थियों, नमस्ते। आज के इसी कंटेंट में हम पुनः चर्चा करेंगे साम्यवादी विचारधारा के साहित्य में हुए साहित्यिक अवतरण, प्रगतिवाद के प्रसिद्ध उन्नायक, प्रमुख रचनाकार, प्रमुख साहित्यकार नागार्जुन द्वारा रचित उनकी प्रसिद्ध रचना हरिजन गाथा के अगले भाग की, जिसमें कवि ने अग्निकांड में जीवित जला दिए गए 13 अभागे मानवों के घर में पैदा हुए एक नवजात के जीवन को आधार बना करके बातें कर रहे हरिजन जाति के 2 बुजुर्गों के वार्तालाप को आगे बढ़ाते हुए लिखा है कि हाल ही में घटित हुआ था जो विराट दुष्कांड, झोंक दिए गए थे 13 निरपराध हरिजन सुसज्जित चीता में। ये पेशाचित नरमेध पैदा कर गया है दहशत जन के मन में। इन बूढ़ों की तो नींद ही उड़ गई है तब से, बाकी नहीं बचे हैं पलकों के निशान। दिखते हैं दरगों के कोर ही कोर, देती हैं पहरा जब तब पपटों पर सील मोहर सूखी कीचड़ की। कवि नागार्जुन की उस रचना का वर्णन करते हुए लिखता है कि हरिजन बस्ती में उत्पन्न बालक को लक्ष्य कर 2 बुजुर्गों की जो चिंताएं थी, उसी को आधार मान करके कवि वर्णन करता है कि कुछ दिनों पहले, यानी कि इस नवजात के जन्म लेने के कुछ दिनों पहले हाल ही में घटित हुआ था जो विराट दुष्कांड। झोंक दिए गए थे 13 निरपराध हरिजन सुसज्जित चीता में। किस बालक के जन्म लेने के कुछ दिनों पूर्व ही वहाँ पर एक विशाल घृणित भयानक दुष्कांड घटित हुआ था, जिसके अंदर ऊंची जाति वालों ने निम्न समझे जाने वाली हरिजन जाति के 13 लोगों को जिंदा ही लकड़ी घास फूस से बनी चीता में झोंक दिया था, जिंदा ही जला दिया था। कवि ने आगे लिखा है कि ये पेशाचित नरमेध पैदा कर गया है दहशत जन के मन में। जो ये पेशाचित अर्थात जो राक्षसी प्रवृत्ति का जो नरमेध अर्थात जो नर यज्ञ हुआ था, उस राक्षसी यज्ञ में जीवित मनुष्यों को जला गया था, वह पेशाचित क्रूर आचरण था और मानवता के नाम पर एक बहुत बड़ा कलंक था और शोषण की तथा अमानवीयता की अंतिम पराकाष्ठा थी। उस दुष्कांड के कारण छोटी जाति के सभी लोगों के मन में भय डर घर कर गया था। कवि वर्णन करता है कि उस नरमेध कांड से ऐसा यज्ञ जिसमें जीवित लोगों को जला दिया गया था, इन दोनों बूढ़ों की नींद उड़ गई थी। उस घटना को देख करके दोनों बुजुर्ग व्यक्तियों की नींद उड़ गई थी। चिंता एवं भय से वे बेचैन रहने लगे थे। इन बूढ़ों की तो नींद ही उड़ गई तब से, उस घटना के बाद से इन दोनों बुजुर्ग व्यक्तियों की जो आपस में उस बच्चे को लेकर के वार्तालाप कर रहे थे, उनकी नींद ही गायब हो गई थी, अर्थात वो पूरी तरह से चिंतित, दुखी और बेचैन हो गए थे। बाकी नहीं बचे हैं पलकों के निशान, दिखते हैं दरगों के कोरी कोर, देती हैं पहरा जब तक पपोटों पर सील मोहर सूखी कीचड़ की। कवि कहता है कि उस नरमेध कांड से इन दोनों बूढ़ों की नींद उड़ गई थी। चिंता एवं भय से वे बेचैन रहने लगे। यद्यपि उन बुजुर्गों के पलकों के निशान बाकी नहीं बचे हैं, वे अत्यधिक वृद्ध हैं और केवल दृष्टि की कोर से देख पाते हैं, फिर भी वे उस जर्जर हालत में हरिजन बस्ती के द्वारों पर दृष्टि गड़ाए रहते हैं और पहरा देते रहते हैं। देती है पहरा जब तक पपोटों पर सील मोहर सूखी कीचड़ की। उनकी दृष्टि का पहरा देना अथवा सतर्क रहना तो एक सामान्य सी बात है, सूखी कीचड़ की मोहर की तरह उसकी कोई महत्ता नहीं है। अर्थात जब से ये हत्याकांड हुआ था, तब से ही वह दोनों बुजुर्ग इतने चिंतित और इतने भयक्रांत थे कि उनकी पलकें ही शेष नहीं रही थी। केवल आँखों में उनकी नज़र की जो थोड़ी सी कोर थी, उसी से वह देख पाते थे उस जर्जर बस्ती को, उस हरिजन बस्ती को, और अपनी चिंता को व्यक्त किया
करते थे। कवि ने यहाँ पर हरिजन बस्ती के बुजुर्गों की जो चिंता और भय से युक्त जो व्यक्तित्व को प्रकट किया है वह लाजमी था, क्योंकि ऐसी घटना के बाद जो समाज के जो चिंतक होते हैं उनके मन में डर, भय, आशंका उत्पन्न होना स्वाभाविक है। उसी घटना की ओर कवि ने वर्णन किया है और कवि आगे कहता है कि उन दोनों बुजुर्गों में से उनमें से एक बोला दूसरे से, बच्चे की हथेलियों के निशान दिखलाएंगे गुरुजी से, वह जरूर कुछ न कुछ बतलाएंगे उसकी किस्मत के बारे में। देखो तो ससुरे के कान्हे कैसे लंबे, आंखें हैं छोटी पर कितनी तेज है, कैसी तेज रोशनी फूट रही है इनसे। सिर हिलाकर और स्वर खींचकर बुद्धू ने कहा, हाँ जी खदेरन, गुरुजी देखेंगे इसको, बताएंगे वही इस कलुए की किस्मत के बारे में। चलो चले बुला लावे गुरु महाराज को। पास खड़ी थी 10 साला छोकरी, दद्दू के हाथों से ले लिया शिशु को, संभल कर चली गई झोंपड़ी के अंदर। जब वह दोनों ही हरिजन बस्ती के बुजुर्ग व्यक्ति उस बच्चे को देख करके उसके भविष्य के बारे में तरह तरह की बातें करते हुए आशंकित, भयभीत हो रहे थे, उसी के दौरान उनमें से वार्ता करते हुए उन दोनों वृद्धों में से उनमें से एक बोला दूसरे से, बच्चे की हथेलियों के निशान दिखलाएंगे गुरुजी से। उन दोनों वृद्धों में से एक ने दूसरे से कहा कि इस नवजात बालक का जो तेज है, जो शरीर है, वह अद्भुत है, अनोखा है। इस नवजात बालक की हथेलियों पर जो निशान और रेखाएं हैं उन्हें गुरुजी को दिखलाएंगे, ताकि अस्त रेखा को देख करके वह इसके भविष्य के बारे में हमें बता सके। तो कहा कि इस नवजात बालक की हथेलियों पर जो निशान एवं रेखाएं हैं उन्हें गुरुजी को दिखलाएंगे, वह जरूर कुछ न कुछ बतलाएंगे उसकी किस्मत के बारे में। और वह कहता है कि बालक की हस्तरेखाओं को दिखा करके इसके भविष्य के विषय में जानेंगे और वे गुरुजी जरूर ही इस संबंध में कुछ न कुछ इसके बारे में बतलाएंगे और इसके बारे में कुछ अवश्य ही हमें बताएंगे। देखो तो आगे वह कहता है, देखो तो ससुरे के कान्हे कैसे लंबे, आंखें हैं छोटी पर कितनी तेज हैं, कैसी तेज रोशनी फूट रही है इनसे। और कवि आगे कहता है कि वह वृद्ध उस बालक के बारे में बताता हुआ कहता है कि देखो तो इस प्यारे बालक के कान कितने लंबे हैं, आंखें छोटी है किंतु काफ़ी तेज युक्त हैं, और इसकी आंखों में कैसी रोशनी या तेजस्विता व्यक्त हो रही है। इस प्रकार से वह उस बालक की जो शरीर की अंगों की जो अद्वितीयता थी उसको लेकर के अपने मनोभावों को प्रकट करता हुआ भविष्य के प्रति आशान्वित रहता है। तभी उनमें से बुद्धू नामक एक वृद्ध ने, जो बातें सुन रहा था, सिर हिलाकर और स्वर खींचकर बुद्धू ने कहा, जो बातें सुन रहा था उस बुद्धू नामक व्यक्ति ने अपने सिर को हिला करके अपने स्वर को लंबा खींच करके कहा, हाँ जी खदेरन, गुरुजी ही देखेंगे इसको, बताएंगे वही इस कलुए की किस्मत के बारे में। वह लंबी सांस लेकर के कहता है कि जी खदेरन जी, गुरुजी ही बताएंगे, इस बालक को देखेंगे और वे इस नादान के भाग्य के बारे में कुछ हमें बताएंगे। और आगे फिर वह कहता है, चलो चले बुला लावे गुरु महाराज को, कि चलो हम दोनों चल कर के गुरु महाराज को बुला लाते हैं। पास खड़ी थी 10 साला छोकरी, दद्दू के हाथों से ले लिया शिशु को, संभल कर चली गई झोंपड़ी के अंदर। और उन दोनों वृद्धों के पास में एक 10 वर्षीय लड़की खड़ी हुई थी। उसने वृद्ध के हाथ से शिशु को ले लिया और वह उसे लेकर के संभल करके चलती हुई झोंपड़ी के अंदर चली जाती है। यहाँ पर दोनों ही बुजुर्गों ने योजनाबद्ध तरीके से उस बालक के जीवन को बचाने का जो प्रयास किया था, कवि ने उसकी ओर संकेत करते हुए कहा कि दोनों ने उसकी हस्तरेखाओं को देख करके गुरुजी से, ज्योतिषी से उसके भविष्य में जानने की योजना बनाई और बिना किसी को पता चले उस बालक को, एक 10 वर्षीय लड़की को देख करके दोनों गुरुजी के पास जाने लगते हैं। तब वह लड़की उस बालक को लेकर के अंदर एक छोटी सी टूटी फूटी झोंपड़ी के अंदर चली जाती है। कवि ने यहाँ पर सामुद्रिक शास्त्र में लंबे कान का होना ज्ञान संपन्नता का सूचक होना बताया है, तथा छोटी चमकीली आंखें होना तेजस्विता की सूचक मानी है। इससे बालक के उज्जवल भविष्य की व्यंजना भी प्रकट होती है। लोक आस्था का स्वर भी यहाँ पर मुखरित हुआ है
और साथ ही साथ उस बालक के व्यक्तित्व को भी कवि ने संक्षिप्त शब्दावली के द्वारा हमारे सामने रखने का प्रयास किया है कि वह बालक कोई साधारण बालक नहीं अपितु एक तेजस्वी बालक, अद्भुत बालक था, जिसकी हास्य रेखाएँ, जिसके कान, जिसकी आंखें कुछ अलग ही बयां कर रही थी। उसको देख करके उन दोनों बुजुर्गों के मन में उत्सुकता उत्पन्न होती है, जिज्ञासा उत्पन्न होती है और वह उस बालक के भविष्य के बारे में जानने के लिए गुरुजी के पास जाने की योजना बनाते हैं। जय हिंद, जय भारत।